हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल फाइन। तो हम लोगों ने ग्रुप 15 स्टार्ट कर दिया था, जिसके 2 वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हम लोगों ने नाइट्रोजन फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी की थी। ओके, और आज हम लोग उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करने वाले हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में एक हम लोगों का पॉइंट रह गया था डिस्कस करने के लिए, वो है कोवेलेंसी। तो कोवेलेंसी क्या होती है? तो आप लोग को पता होगा कि कोवेलेंसी डिपेंड करती है किसी भी एलिमेंट में प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। जितने ज़्यादा उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है किसी भी एलिमेंट के साथ। क्लियर हो रहा है? तो बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो नाइट्रोजन है वो सिर्फ ट्राईवैलेंसी या टेट्रावैलेंसी ही शो करता है, बाकी रेस्ट ऑफ दी जो भी एलिमेंट है इसके ग्रुप में वो सारे के सारे पेंटाहेलाइड भी फॉर्म करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये आपको रीज़न बताना होता है। तो इसका रीज़न ये है कि जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक साइज बाकी के मेंबर से क्या होता है, स्मॉल होता है, और उसके बाद उसमें डी सब शेल एब्सेंट होता है। और डी सब शेल एब्सेंट होता है, इसकी वजह से ही वो अपने इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन नहीं कर पाता। और इलेक्ट्रॉन अगर प्रमोट नहीं होंगे तो हम किसी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाकी सभी के साथ ऐसा नहीं है, जैसे कि फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, तो इन सभी के पास इनके जो वैकेंट डी सब शेल प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सॉरी एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उसके जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रमोट होके हायर एनर्जी लेवल, मतलब कहाँ चले जाते हैं, वैकेंट डी सब शेल में चले जाते हैं, और इस तरह से हम लोगों को 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। तो बाकी के मेंबर तो कितनी कोवेलेंसी शो कर सकते हैं, ट्राईवैलेंसी के अलावा टेट्रावैलेंसी और पेंटावैलेंसी भी। लेकिन जो नाइट्रोजन है वो सिर्फ और सिर्फ ट्राई एंड टेट्रा ही शो करेगा। ओके, तो चलिए हम लोग कोवेलेंसी मैं आप लोग को लिखा देती हूँ, उसको डिस्कस कर लेते हैं। कोवेलेंसी of an atom N2 cannot show pentavalency due to absence of d orbitals। तो देखिए यहाँ पर कोवेलेंसी के बारे में मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि कोवेलेंसी ऑफ एनी एटम इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कोवेलेंसी किस पे डिपेंड करती है या कौन डिसाइड करता है? किसी भी एटम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उस पर डिपेंड करती है, एंड लोन पेयर प्रेजेंट ऑन एटम, और कितने लोन पेयर है, क्योंकि वही लोन पेयर को हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में चेंज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर डिसाइड करती है किसी भी एटम की कोवेलेंसी को। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज आल्सो डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रमोशनल इफेक्ट इन वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये पॉइंट मैंने अभी बता दिया कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करेंगे कि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है या नहीं। तो प्रमोशनल इफेक्ट कब होगा, जब वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे, अदरवाइज प्रमोशन नहीं होगा, मतलब जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर नहीं हो पाएंगे। अभी मैं इसको बताती हूँ आप लोगों को। N2 हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। शो दे शो ट्राईवैलेंसी, इसलिए वो कितनी वैलेंसी शो करेगा, ट्राईवैलेंसी। एंड इफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन पार्टिसिपेट इन कोवेलेंसी, अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर भी पार्टिसिपेट कर रहा है कोवेलेंसी में, देन N2 शो टेट्रावैलेंसी, तब उस केस में जो नाइट्रोजन है वो टेट्रावैलेंसी शो करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज N2 कैन नॉट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, N2 कैन नॉट शो पेंटावैलेंसी। नाइट्रोजन कभी भी पेंटावैलेंसी शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की एब्सेंस होने के कारण इसमें प्रमोशनल इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए जो नाइट्रोजन है वो कभी भी पेंटावैलेंसी शो
नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से प्रमोशन होगा। ओके, तो यहाँ देखिए आप लोग, NCl3 और NCl5 और इसी तरह से PCl3 PCl5। तो इसमें NCl3 जो है वो प्रेजेंट है, PCl3 भी है, PCl5 भी फॉर्म होता है, लेकिन NCl5 फॉर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो अभी हम लोग देखेंगे कि क्या NCl5 में इस तरह के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो हम कैसे देख सकते हैं? उसके हाइब्रिडाइजेशन को देख के। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो कन्फिग्रेशन हो जाएगा इसका 1s2 2s2 2p, कितना हो जाएगा? 7 है तो 4 हो गया, 3। ये है इसका कन्फिग्रेशन। तो वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं और इलेक्ट्रॉन है उनको ही हम शो करेंगे। तो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स में आएंगे s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल। तो ग्राउंड स्टेट में इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2s 2 and 2p 3, px py और pz में 1 1। इसके बाद हम लोगों को पता है कि सेकेंड सेल में d सब शेल नहीं होती है, तो यहाँ पर हम चाहकर भी प्रमोशन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब जो भी इनकमिंग एलिमेंट के एटम के इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ आएंगे? p में ही आएंगे। जैसे यहाँ पर Cl Cl and Cl, 3 Cl फॉर्म हो रहे हैं, मतलब ये NCl3 बना सकता है। ये इसकी ट्राईवैलेंसी को शो कर रहा है, मतलब जो हमारा नाइट्रोजन है वो ट्राईवैलेंसी बहुत ही इजीली शो करेगा, क्योंकि इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद अगर इसका जो लोन पेयर है 2s का, वो भी अगर कोवैलेंसी में पार्टिसिपेट करता है, मतलब अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन अपना क्या करता है, किसी और को डोनेट कर देता है, जैसे H+ आ रहा है इसके पास, तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर ये इसको दे देता है ये अपने लोन पेयर को, तो ये टेट्रावैलेंसी भी शो कर सकता है, लाइक दिस। ये इस तरह से ये कुछ इस तरह से Cl 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 और यहाँ पर H+ आया था, तो ये बन जाएगा हमारा टेट्रावैलेंसी। कितने अनपेयर्ड मिल रहे हैं हमको? 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले हैं। तो अभी यहाँ पर ये किस तरह की वैलेंसी नाइट्रोजन शो करेगा? टेट्रावैलेंसी। ओके, बस इससे ज़्यादा ये कोवैलेंसी शो नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग फॉस्फोरस के केस में देखें, तो चलिए हम लोग फॉस्फोरस का भी देख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। तो वैलेंस शेल के कॉन्फ़िगरेशन को ही हम यहाँ पे शो करते हैं। वैलेंस शेल में इसका 3s2 3p 3 हो जाएगा। इसके बाद थर्ड शेल है, क्योंकि आउटर मोस्ट वैलेंस शेल, तो उसमें 3d भी होगा लेकिन वो वैकेंट होगा। तो ग्राउंड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3s में एक लोन पेयर है और 3p की बात मैं करूं तो उसमें सिंगल 3 इलेक्ट्रॉन है, px py एंड pz में ये है 3p का कॉन्फ़िगरेशन। नाउ 3d की बात करें तो 3d के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। तो ये 5 ऑर्बिटल पूरी तरह से क्या है? वैकेंट हैं। तो यहाँ पर हम बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर सकते हैं, जो भी हमारे पास लोन पेयर है। तो यहाँ पर एक लोन पेयर है, तो एक्साइटेड स्टेट में ये जो लोन पेयर है 3s का, वो कहाँ जंप कर जाएगा? 3d में। तो इस तरह से हमारे पास अब टोटल जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे? 1 2 3। तो यहाँ ये कौन सी वैलेंसी शो कर रहा है? ट्राई वैलेंसी।
ये ट्राई वैलेंसी शो कर रहा है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन डोनेट मतलब H+ अगर आता है तो ये टेट्रा वैलेंसी भी शो करता है, मतलब जो फॉस्फोरस है वो ट्राई वैलेंसी के अलावा टेट्रा वैलेंसी भी शो करेगा। एक मिनट, इसकी इंक थोड़ी कम लग रही है। चलिए, इसके बाद एक्साइटेड स्टेट में मैंने क्या बताया कि S का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जा रहा है, 3D में। तो यहाँ मैं 3D के ऑर्बिटल्स बना दूँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो इस तरह से अभी हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो S के पास 1 है, 3p के पास 3 तो 4 हो गया, एंड 3D के पास 1। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हो गए हैं वो 5। और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही उस एलिमेंट या उस एटम की क्या होती है, कोवैलेंसी होती है। तो यहाँ पर ये पेंटावैलेंसी शो कर रहा है, क्योंकि बहुत इजीली 5 एटम के इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। जैसे एक Cl का आ गया यहाँ पे, एक और Cl, ये एक और Cl, इसके बाद एक और Cl यहाँ आ गया, और ये 5th नंबर का Cl। तो इस तरह से यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई PCl5 की। और PCl5 मतलब फॉस्फोरस कितने क्लोरीन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 5, मतलब यहाँ पर इसकी कोवैलेंसी 5 है। तो ये जो है वो इजीली पेंटावैलेंसी शो करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। तो जिन भी एलिमेंट के पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पर वो सारे के सारे पेंटावैलेंसी शो करेंगे। तो एक्सेप्ट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। बिस्मिथ में तो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है तो उसकी वजह से इसमें कम चांसेस होते हैं। बाकी ये तीनों में तो पेंटावैलेंसी ये तीनों के तीनों शो करेंगे ही करेंगे। क्यों करेंगे एक बार मैं और आपको बता दूं, क्योंकि इनके पास होता है वैकेंट 3D या वैकेंट D बोलो, क्योंकि 3D तो सिर्फ किस में मिल रहा है, फॉस्फोरस में। आर्सेनिक में क्या मिलेगा, 4D। एंटीमनी में क्या मिलेगा, 5D। तो हम कह सकते हैं कि जिन भी एलिमेंट के पास ग्रुप 15 के वैकेंट D ऑर्बिटल होगा वो इजीली अपने इस लोन पेयर 3s वाले लोन पेयर को प्रमोट कर लेंगे, और ड्यू टू प्रमोशनल इफेक्ट हमारे पास कितने अनपेयर्ड मिल जाएंगे हमको, 5, और ये सारे के सारे पेंटावैलेंसी शो करेंगे। ओके, तो नाइट्रोजन जो है सिर्फ ट्राईवैलेंसी और टेट्रावैलेंसी ही शो करता है। बाकी रेस्ट ऑफ द मेंबर ट्राईवैलेंसी टेट्रावैलेंसी के अलावा पेंटावैलेंसी भी शो करेंगे। जैसे इसका मैं एक स्ट्रक्चर भी आप लोग को बता दूं। जैसे यहाँ देखिए NCl3 और PCl3 दोनों के पास एक एक लोन पेयर है। तो ये हो गया इसका लोन पेयर, और कुछ इस तरह से Cl या हाइड्रोजन भी हो सकता है। जैसे अमोनिया का मैं बनाऊँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन लाइक दिस, ये कुछ इस तरह से, एक मिनट, ये हाइड्रोजन, ये हो गया अमोनिया। एंड PCl3 का अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरह से फॉर्म होगा ये। अब ये PCl5 भी फॉर्म करता है। तो PCl5 में यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। तो 1 क्या है हमारा लोन पेयर, कितना है 1, और जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितने हैं 3। तो टोटल कितना हो गया 4। मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन आता है इसमें तो हम हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे, इसमें sp3 बोलेंगे। ओके, शेप क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको तो हम इंक्लूड करेंगे नहीं, तो पिरामिडल हो जाता है, शेप इसका पिरामिडल है। नाउ वही होगा हमारा PCl3 के साथ भी, NH3 के साथ भी, सभी के साथ, क्योंकि सभी के पास 1 लोन पेयर एंड 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल आ रहा है 4, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। PCl5 की बात करें तो PCl5 में स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है,
इसमें 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं और जो 2 होता है वो एक्सियल बॉन्ड होता है। कुछ इस तरह से ये अरेंज होते हैं। ये जो एक्सियल बॉन्ड होता है इसमें बहुत ज़्यादा रिपल्सन होने की वजह से ये बॉन्ड कैसे हो जाते हैं, लॉन्ग हो जाते हैं, जबकि जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं जो बिटवीन दी एक्सिस होते हैं वो जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। और शॉर्ट होते हैं क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें रिपल्सन बहुत कम होता है। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड 3 शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग होंगे और उसके बाद जो 2 एक्सियल बॉन्ड होंगे वो कैसे होंगे, लॉन्ग एंड वीक होंगे। तो जब बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि भाई PCl5 को हम हीट करेंगे तो किस तरह का उसमें रिएक्शन होगा, तो याद रखिएगा कि जब भी PCl5 को हीट करते हैं तो जो लॉन्ग बॉन्ड होते हैं, एक्सियल बॉन्ड होते हैं, ये कौन से बॉन्ड हैं, एक्सियल बॉन्ड, और ये कौन से हमारे इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड हैं और ये एक्सियल बॉन्ड है। एक्सियल बॉन्ड कैसा बताया मैंने आप लोगों को, ये लॉन्ग होते हैं और लॉन्ग होने के साथ ही कैसे होते हैं, वीक होते हैं, जो बहुत इजीली ब्रेक हो जाएंगे। इक्वेटोरियल बॉन्ड कैसे होते हैं, शॉर्ट, और कैसे होंगे ये, स्ट्रॉन्ग। तो PCl5 को अगर बोर्ड में आता है कि हीट करने पे क्या होता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो बनेगा क्या हमारा ये PCl3 and Cl2, ये हो जाएगा। ओके, तो चलिए पहले हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन देख ले। तो इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, ऑल आर कितने हैं इसमें, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना हो गया, 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसमें, हाइब्रिडाइजेशन कैसे करेंगे हम लोग, S का 1, P के कितने 3, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, मतलब एक D भी पार्टिसिपेट कर रहा है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो ये हो गए जो हमारे कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं नाइट्रोजन के, ट्राईवैलेंसी के और फॉस्फोरस के पेंटावैलेंसी के, वो मैंने आप लोग को दिखा दिए। अमोनिया NCl3, PCl3 and PCl5। और PCl5 के स्ट्रक्चर को पूछ लिया जाता है तो उसके लिए मैंने आप लोग को बता दिया कि इसमें 2 एक्सियल बॉन्ड होंगे जो कि लॉन्ग और वीक होते हैं एंड 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड जो शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जब भी हम इसको हीट करते हैं तो ये एक्सियल बॉन्ड ब्रेक होके गैसेस फॉर्म में Cl2 अलग हो जाती है और हमको मिल जाता है PCl3। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। BiH3 बिस्मिथाइन, तो ये है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें ये एलिमेंट अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो किस तरह के कंपाउंड फॉर्म करेंगे। तो जनरली दे ऑल आर कैसे हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे हाइड्रोजन के साथ। बिस्मिथ में कुछ करैक्टर आयनिक आ जाता है और ये सारे के सारे हाइड्रोजन के साथ ट्राईवैलेंसी शो करते हैं, तो इस तरह के कंपाउंड फॉर्म करेंगे ES3। तो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन में देखिए कि 15th ग्रुप एलिमेंट इजीली रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म देयर हाइड्राइड। तो बहुत ईजीली ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड फॉर्म करेंगे, जैसे कि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है, अमोनिया, फॉस्फोरस फॉस्फाइन फॉर्म कर रहा है, आर्सेनिक जो है वो आर्साइन, एंड जो एंटीमनी है वो स्टाइबिन, एंड जो बिस्मिथ है वो बिस्मिथाइन। ओके, तो इस तरह से ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाते हैं। अब इन हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज़ हम लोग को स्टडी करनी है कि अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इन हाइड्राइड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी और इनका एटॉमिक रेडाई क्या होगा इन मॉलिक्यूल का। इसके अलावा बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी, थर्मल स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम लोगों को इसमें स्टडी करनी है। ठीक है, इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो ये सारी स्टडी किसके साथ हमको करनी है, जो ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं उनके हाइड्राइड के साथ।
तो आज तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है, तो आज इससे ज़्यादा मैं आप लोग को नहीं पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि टॉप टू बॉटम जाने पे ये हाइड्राइड की रिएक्टिविटी किस तरह से अफेक्ट कर रही है, मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनका एटॉमिक रेडाई, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और सारी प्रॉपर्टीज़, जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने ग्रुप 16 में स्टडी की थी वो सारी हम लोगों को इसमें स्टडी करनी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही पढ़िए और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी